करें शुरू। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई C4 पाथवे जो है कौन सा, C4 पाथवे में दो टाइप की सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम करती हैं, एक मेसोफिल है और दूसरी बंडल शीथ है। एक तो कौन सी है और दूसरी कौन सी है। जब आप मेसोफिल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट हैं बच्चे उनको हम ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, और जो बंडल शीथ्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनको ए ग्रेनल के नाम से। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि यहाँ ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों थाइलेकोड प्रेजेंट हैं, और बंडल शीथ का मतलब होता है कि भाई उनमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेना थाइलेकोड प्रेजेंट है। कल अपनी बात हुई थी। जब आप ग्रेनल थाइलेकोड की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ग्रेनल थाइलेकोड होने का मतलब है कि ग्रेना और स्ट्रोमा बोथ थाइलेकोड प्रेजेंट है, PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट हैं, नॉन साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस भी होगा और एटीपी और NADPS2 भी बनेगा, और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा। कल ये लास्ट क्लास में हम डायग्राम सेव करके गए थे और यहीं से हम शुरू कर रहे हैं इसको। ठीक है बात या नहीं। लेकिन साथ में एक बात और भी थी कि जो बंडल शीथ की सेल है वो सेल वॉल उनकी थिक होती है। थिक होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। सही है बात या नहीं। थिक होने की वजह से क्या हो गई है, वो इम्परमिएबल हो गई है गैसेस एक्सचेंज के लिए। और बात यह भी है कि यहाँ रुबिस्को एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम। और जब रुबिस्को काम करेगा तो CO2 की रिक्वायरमेंट है रुबिस्को को काम करने के लिए, तो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए उसकी डिमांड है कि भाई मुझे CO2 मिले। लेकिन CO2 एटमॉस्फेयर से एफिशिएंटली एंटर नहीं कर सकती थिक सेल वॉल की वजह से। तो फिर हम बताएं कि हमने तरीका निकाल रखा है कि एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो मेसोफिल सेल में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP को दी जाती है। यहाँ पर जब ये CO2 जुड़ती है तो एंजाइम काम करता है पेप्केज, और उससे बनता है 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यस और नो। 4 कार्बन के इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन को हम कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम इसको कार्बोक्सिलेशन बोले ना बच्चे, तो आप इसे बोलिए इनिशियल कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलिए, आप बोलिए फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, या आप बोलिए प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। आप बोलिए इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। सबका मतलब सेम ही निकलेगा। ठीक है बात या नहीं, यस और नो। ठीक है। अब आप बताइए कि भाई ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में एटमॉस्फेरिक CO2 का कार्बन प्रेजेंट है और पेप्केज एंजाइम की वजह से ऐसा हुआ। अब हम कोई तरीका निकाल लें कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को ले चलें बंडल शीथ सेल्स में, और बंडल शीथ सेल्स में ले जाकर इसको तोड़ लें, और ये टूटेगा तो इससे क्या निकलेंगे, CO2, और उस CO2 से हम केल्विन साइकिल चलाएंगे बंडल शीथ सेल्स में। लेकिन बात एक और भी है कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, कौन, वो बंडल शीथ सेल्स में इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बंडल शीथ सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के लिए प्रॉपर परमिएबल नहीं है, प्रॉपर परमिएबल नहीं है। तो प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये कह रहा है कि भाई मैं तो एंटर नहीं कर पाऊंगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो आप बताइए कि इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को एक अदर मॉलिक्यूल 4 कार्बन का, उसका नाम बताओगे आप, मैलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे हम। किसमें, तो मैलिक एसिड में कितने कार्बन, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन। तो 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन के मैलिक एसिड में क्या हो गया, कन्वर्ट। सही है। जब ये कन्वर्जन हुआ तो आप बताइए कि भाई यहां पर हाइड्रोजन्स को यूज किया गया। लाइट रिएक्शन में जो NADPS2 यहां बनेगा ना क्लोरोप्लास्ट का, उसके हाइड्रोजन्स को यूज किया गया, मतलब NADPS2 NADP में कन्वर्ट हो गया और बन गया क्या, मैलिक एसिड। और बताइए कि अब ये जो मैलिक एसिड है ना बच्चे, जो कि क्लोरोप्लास्ट में फॉर्म हुआ है, यस और नो, ये मैलिक एसिड जो है वो कहां आएगा, बंडल शीथ सेल्स में। और मैलिक एसिड में कार्बन कितने हैं। अब जैसे मैं कहता हूं कि मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स में कौन आ गया, तो बच्चा कहता है सर सेल वॉल तो थिक है। सही है बात या नहीं। तो फिर ये कैसे एंटर कर गया। तो आप बताइए कि भाई मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल्स आर क्लोजली रिलेटेड सेल्स, मींस नेबरिंग प्लांट सेल्स। और नेबरिंग प्लांट सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहता है किससे, आप बताइए, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। समझ रहे हैं बात या नहीं। तो आप बताएंगे कि मैलिक एसिड जो है वो मेसोफिल सेल से एंटर कर जाएगा किसमें, बंडल शीथ सेल्स में, थ्रू बंडल शीथ सेल्स में एंटर कर जाएगा थ्रू
प्लाज्मोडेस्माटा। समझ रहे हैं बात या नहीं? कौन एंटर कर जाएगा? क्लियर है बात अच्छे से? ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि जो मैलिक एसिड है कौन है? अब ये मैलिक एसिड यहां पर जो बनेगा ना बच्चे, वो टूटेगा आगे पाइरुविक एसिड में। किसमें? पाइरुविक एसिड में कार्बन। तो आप बताइए कि यहां से एक मॉलिक्यूल CO2 का निकलेगा। तो बताइए कि जो CO2 यहां से ऐड हुई थी ना एटमॉस्फेयर वाली, वही CO2 इधर निकल गई। क्लियर है बात या नहीं? अब ये CO2 निकल गई तो ये CO2 क्या करेगी? केल्विन साइकिल में काम आएगी। सही है? हाँ या ना? और दूसरा बताइए कि मैलिक एसिड बनते टाइम यहां हाइड्रोजन यूज हुए थे ना, वो हाइड्रोजन भी यहां निकल जाएंगे। बोलो NADP कन्वर्ट्स इनटू NADPS2। और NADP इस क्लोरोप्लास्ट इस सेल का, बंडल शीट सेल का खुद का है। सिर्फ हाइड्रोजन निकले हैं मैलिक एसिड से। और यहां भी देखो सिर्फ हाइड्रोजन यूज हुए थे। NADPS2 NADP में बदल गया था। तो सिर्फ क्या काम आए थे? हाइड्रोजन। और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि यहां सिर्फ क्या काम आ रहे हैं? हाइड्रोजन। NADP NADPS2 में बदल जाएगा। मतलब जो NADPS2 वाले हाइड्रोजन आपने यहां यूज किए थे वो यहां निकाल लिए आपने। और बताइए कि ये NADPS2 भी किसमें काम आएगा? और ATP ये खुद बना लेगा साइक्लिक प्रोसेस से। तो बताओ ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए? CO2, ATP, NADPS2 तीनों है यहां पर। ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए? और तीनों प्रेजेंट है। सही है? तो अगर तीनों प्रेजेंट हैं, CO2 भी है, NADPS2 भी है, ATP है, तो तीनों से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। तीनों से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताएंगे कि भाई यहां मैलिक एसिड से हाइड्रोजन निकले ना, हाइड्रोजन। बोलो हाइड्रोजन का निकलना होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? तो बोलिए ऑक्सीडेटिव। क्या बोलेंगे? और साथ में कौन निकल रहा है? तो बोलो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव। समझे बात या नहीं? तो बताइए कि मैलिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू पाइरुविक एसिड बाय द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सी। ऑक्सीडेटिव बोला गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि मैलिक एसिड से बाहर आ गए हैं कौन? हाइड्रोजन। डिकार्बोक्सिलेशन बोला गया क्योंकि मैलिक एसिड 4 कार्बन का था और पाइरुविक एसिड तो 4 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के कंपाउंड किस में बदल गया? पाइरुविक एसिड में। सही है बात या नहीं? और इस रिएक्शन में हो गया है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से जो CO2 और NADPS2 बने वो केल्विन साइकिल को चलाएंगे। तो बताइए, पहले तो एटमॉस्फेरिक CO2 का बोलो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, और बताइए फिर यहां पर ना केल्विन साइकिल के टाइम पर यस और नो? बोलो रीकार्बोक्सिलेशन। या तो क्या बोलो? या बोलो इनिशियल या प्राइमरी सेकेंडरी। इनिशियल नहीं, इनिशियल तो वहां हुआ है। बोलो फाइनल। क्या बोलेंगे? फाइनल। इनिशियल तो उधर हुआ है मीजोफिल में। सही है? तो यहां बोलेंगे क्या? फाइनल, सेकेंडरी या सेकेंड कार्बोक्सिलेशन। समझ रहे हैं बात या नहीं? बोलो या तो बोलो रीकार्बोक्सिलेशन कि दोबारा कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, या फिर बोलो फाइनल कार्बोक्सिलेशन, या बोलो सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन, या बोलो सेकेंड कार्बोक्सिलेशन। तो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन कहां होता है? सही करो, साइटोप्लाज्म ऑफ द मेसोफिल सेल। सही है? फिर उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन साइटोप्लाज्म ऑफ बंडल शीथ सेल्स, और फिर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीथ सेल्स। तो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन कहां होगा? है? और फाइनल? सही है। और डीकार्बोक्सिलेशन? क्लियर है बात या नहीं? अब बोलो ये रिक्वायरमेंट तो पूरी हुई, और जो पाइरुविक एसिड है ना, पाइरुविक एसिड, कौन? पाइरुविक एसिड। बोलो वो यहां से एंटर करेगा कहां पर?
दोबारा मीजोफिल सेल्स में बोलो रीफॉर्मेशन होगा यहाँ पायरुविक एसिड का। एक पायरुविक एसिड में कार्बन कितने, 3, और ये कन्वर्ट होगा बोलो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। किसमें? एंजाइम काम करेगा बोलो PPDK, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। देखो पायरुविक एसिड बोल रहा हूं ना, पायरुविक एसिड बोलो सिंपल एसिड है। पायरुविक एसिड मतलब इसमें कहीं फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ, देखो आप नहीं जुड़ा हुआ ना। लेकिन जब PEP की बात करते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की, किसकी? PEP की बात करते हैं, सही है बात या नहीं? तो PEP में फॉस्फेट है तो कहां से आएगा? बोलो ATP से। कहां से आएगा? तो बोलो 2 मॉलिक्यूल ATP कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP। और यहां लिखा गया पायरुवेट फॉस्फेट मतलब PEP। डाइकाइनेज, काइनेज एंजाइम, K स्टैंड फॉर द काइनेज, और काइनेज ATP यूज के लिए काम आता है एंजाइम। और डाइकाइनेज मतलब 2 ATP खर्च हो रहे हैं और साइकिल पूरा हो गया। देखो PEP से शुरू किया था, वापस घूम के कहां आ गए? PEP में ही आ गए। लेकिन इस पूरे एक साइकिल में एक CO2 उधर से एंटर हुई और यहां निकल गई, और उसी CO2 से हम केल्विन साइकिल को चला लेते हैं। सही है? हाँ या ना? बढ़िया से बढ़ूं आगे और सुनिए। बताइए, वैसे तो हमने कहा है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू, लेकिन बेसिकली हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी? कुछ केसेस में, कुछ प्लांट्स में ऐसा है कि मैलिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एस्पार्टिक एसिड, कन्वर्ट्स इनटू। और बताइए कि एस्पार्टिक एसिड इज ए अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड इज ए अमाइनो एसिड। ठीक है बात या नहीं? तो जनरली प्लांट्स में बोलो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, बोलो ऐसे। मैलिक एसिड, लेकिन हमेशा मैलिक एसिड ही बनेगा ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं बात या नहीं? कई बार क्या बनता है? और बोलो एस्पार्टिक एसिड बनने के इस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। पूछो ये क्या होता है? एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 204। 204 फेट ऑफ अमोनिया है बच्चे, नाइट्रोजन साइकिल का लास्ट टॉपिक है ये फेट ऑफ अमोनिया में देखो, एक यहाँ पर एक ना नंबर 1 पे तो रिडक्टिव एमिनेशन है और नंबर 2 पे हेडिंग ट्रांस एमिनेशन है। तो आप मुझे बोल दो कि बोलो सर अभी मत पढ़ाओ, जब आप 204 नंबर पेज पढ़ाओगे तब बता देना। समझ गए ना बात आप? हाँ, तो जो मिनरल न्यूट्रिशन वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे ना अपने, तो 204 नंबर पेज पे ट्रांस एमिनेशन और रिडक्टिव एमिनेशन को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इस क्लास में ये याद कर लो, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन है ही नहीं। अभी हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस है। तो अभी के लिए याद कर लो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एस्पार्टिक एसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट इज ट्रांस एमिनेशन, वो बोलो हम मिनरल्स में पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है बात? बढ़े भी आगे। दूसरी बात, केल्विन साइकिल में ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कहां पर 18 तो ATP काम आते हैं और 12 NADPH2। क्या आपको ये बात याद है कि केल्विन साइकिल में ग्लूकोज फॉर्मेशन करना हो तो ATP कितने लगते हैं? कितने लगते हैं? और NADPH2, लेकिन ये तो तब लगते हैं ना जब केल्विन साइकिल 6 बार चले, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तभी तो C6H12O6 बनेगा। लेकिन ये भी बताओ कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ द बंडल शीथ सेल में 6 बार केल्विन साइकिल चलाने के लिए 6 बार, ये C4 साइकिल भी तो 6 बार चलाना पड़ेगा। बाहर से CO2 को भी तो 6 बार अंदर लाना पड़ेगा। केल्विन साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा। केल्विन साइकिल 6 बार चलेगा तो उसके लिए जरूरी है कि भाई C4 साइकिल भी तो 6 बार चले। बोलो एक साइकिल में कितने ATP खर्च हुए? तो 6 में, तो बोलो 12 ATP तो ये हो गए और 18 केल्विन साइकिल वाले हो गए, है ना? तो बताइए C4 प्लांट्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक को फॉर्म करने के लिए कितने ATP खर्च हो रहे हैं? 30 ATP molecules are required for the synthesis of the one molecule of glucose in C4 plants. 18 in the Calvin cycle and 12 for the 6 C4 cycles. Because in one C4 cycle there are 2 ATPs are consumed. Yes or no? When for the formation of one molecule of glucose, C4 cycle runs 6 times. Then multiply by 6 then means 12 ATP. 12 मतलब सीधे 12 वहां और 18 केल्विन साइकिल के टोटल हो गए 30 ATP खर्च होंगे। हाँ ना तो बोलो।
हाँ ठीक है बात। NADPS2 बच्चे 12 ही याद करने हैं आपको। पूछो क्यों? इसको ऐसे याद कर लो कि भाई जो NADPS2 यहां हमने यूज लिया था वो यहां निकाल भी तो दिया, ये तो बैलेंस हो गया। तो NADPS2 सिर्फ केल्विन साइकिल वाले याद करने हैं आपको, है ना? तो NADPS2 कितने? हाँ, और ATP C3 प्लांट में ATP कितने, है ना? और NADPS2 और यहां, ठीक है बात या नहीं? देखो अगर तो ATP पूछे जाएं तो बोलना C3 प्लांट में ATP काम आते हैं 18 और C4 में ATP काम आते हैं 30। लेकिन अगर बात आ जाए ATP इक्विवेलेंट्स की, किसकी? तो C3 के लिए आंसर देना 54 और C4 के लिए आंसर देना 66। पूछो कैसे? आपको एक बात याद करनी है कि 1 NADPS2 इज इक्वल टू 3 ATP। 1 NADPS2 इज इक्वल टू, मतलब एक NADPS2 में 3 ATP के बराबर एनर्जी होती है, ऐसे याद कर लो आप, है ना? अब सोचो C3 प्लांट में ATP सीधे एक तो 18 लगे ही, 12 NADPS2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 36, 36 और 18 54। तो बताओ C3 प्लांट में ATP इक्विवेलेंट्स कितने? 54। सही है बात या नहीं? लेकिन C4 प्लांट में ये 66 हो जाएंगे, क्योंकि 12 तो ये हो गए, 12 इंटू 3 कितना हो गए? 36 प्लस 30 करो 66। समझे बात या नहीं? तो ATP पूछे जाए तो C3 में 18, C4 में 30। ATP इक्विवेलेंट्स पूछे जाएं तो C3 में 54 और C4 में 60। क्लियर? बढ़े आगे, कोई प्रॉब्लम? अब बताओ ज्यादा खर्चा किसका है, C4 का या C3 का? है C4 का ना? सही है। हाँ एक बात और याद रख लेना, वो जो मैलिक एसिड से हमने बनाया, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड से क्या बनाया? मैलिक एसिड, या दोनों एक साथ नहीं बनते, या तो प्लांट में मैलिक एसिड बनेगा या फिर जनरली मैलिक एसिड बनता है, इसलिए मैलिक एसिड से पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 219 का 3rd पैराग्राफ है, पहली लाइन है, इट देन फॉर्म ए 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। एंड नहीं लगा हुआ, या तो मैलिक एसिड या फिर दूसरा। बोलो एनसीईआरटी पेज नंबर 219 पे डायग्राम है बच्चे, नीचे C4 पाथवे का। इसमें ऊपर वाली सेल कौन सी है और नीचे वाली सेल कौन सी है? बंडल शीट है, सही है। ऊपर वाली सेल में आपके लेफ्ट साइड में देखो, एटमॉस्फेयर से CO2 आई बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जुड़ रही है, जुड़ रही है ना? और यहां लिखा है फिक्सेशन, और फिक्सेशन से 4 कार्बन का एक कंपाउंड बना है। एनसीईआरटी नाम नहीं लिखा, C4 एसिड लिखा है। बोलो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। फिर अंदर से प्लाज्मोडेस्माटा है, ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, फिर से C4 एसिड है। लेकिन आप ध्यान रखना, जो C4 एसिड बनता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ये C4 एसिड कोई और है। तो जो C4 एसिड लिखा हुआ है ना मीजो बंडल शीट में, वो या तो मैलिक एसिड है या एस्पार्टिक एसिड है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन तो डायग्राम के ABCD की मार्किंग करके भी तो दे सकता है ना। अरे हाँ ना तो बोलो। तो बताओ C3 और C4 में से खर्चा किसका ज्यादा है? भाई C4 कहता है कि मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, या C3 कहता है कि मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए? सही है। तो ज्यादा खर्चा किसका? तो अच्छा कौन? सही है बात, गलत बात? बोलो C4। बोलो एक स्टेटमेंट बोलते ना हम, पूछो क्या? कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, वो यहीं से आई है। बोलो C4 महंगा है लेकिन C3 से अच्छा है, ब्रांडेड है, क्वालिटी है, नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो। बिल्कुल। बढ़े आगे, पूछो कैसे? बोलो C4 प्लांट्स आर बेटर देन C3 प्लांट्स। ठीक है, पहला तो बोलो इनमें ना वाटर लॉस लेस होता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स।
आप याद रखो अप्रोक्सीमेटली हाफ ही लॉस करते हैं वाटर का। अगर एक C3 और C4 प्लांट जिनका वेट हाइट एक जैसा है, लेंथ एक जैसी है, साइज एक जैसा है, उन दोनों प्लांट्स को एक ही जगह पे एक जैसे एनवायरनमेंट में रख दिया जाए, तो अगर एक दिन 24 घंटे में या 12 घंटे में एक दिन के अंदर एक C3 प्लांट 5 लीटर वाटर लॉस करता है, C3 कितना, तो C4 बोलो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर ही लॉस करेगा। तो C4 क्या करते हैं, वाटर लॉस क्या करते हैं, बोलो वाटर लॉस कम करते हैं, तो वाटर की जरूरत भी इनको क्या पड़ती है, कम। तो C3 के कंपेयर में C4 जो होते हैं ना बच्चे, वो लो वाटर अमाउंट में भी अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है बात। दूसरी बात सुनो, वाटर लॉस जो होता है बच्चे वो ट्रांसपिरेशन से होता है, और ट्रांसपिरेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए कम ज्यादा कैसे होगा ट्रांसपिरेशन वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, जब हम पेज नंबर 189, 188, 187 पढ़ेंगे तब ट्रांसपिरेशन वहां दिया गया है हमें। ठीक है, अभी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरा बताइए कि भाई हाई टेम्परेचर पर टॉलरेट बहुत बढ़िया करता है ये C4 प्लांट जो होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे इनकी टॉलरेंस क्या होती है, समझ रहे हैं बात या नहीं, हाई टेम्परेचर पे बढ़िया टॉलरेट कर जाते हैं। पूछो क्यों, बोलो एक एंजाइम की वजह से जिसका नाम है PPDK। आप बताइए PPDK इज लो टेम्परेचर सेंसिटिव, PPDK इज लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर एफिशिएंट एंजाइम है। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर पे तो अच्छा काम नहीं करता, हाई टेम्परेचर वो कहता है थोड़ा टेम्परेचर ऊपर रखो तो बढ़िया काम करूंगा। इसी वजह से NCERT पेज नंबर 221 पे जो टेबल आपको दी गई है, देखो आप 221 पे टेबल दी गई है ना, इसमें पूरे पेज पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और साथ में ऑप्शन और रखे गए हैं 4th कॉलम के अंदर रखे हैं ना। इस टेबल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो आप, ऑप्टिमम टेम्परेचर है C3 और C4 के लिए पूछा गया है, और लास्ट में ऑप्शन में एक तो दिया गया 20 से 25 और एक दिया गया 30 से 40। तो C3 में तो लिख लो 20 से 25 और C4 में लिख लो 30 से 40। इससे ये हो जाएगा कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। तो C3 के लिए ऑप्टिमम हो गया 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और C4 के लिए हो गया 30 से 40। बढ़े आगे। तीसरा, अब 40 नहीं बताना, एंजाइम डीनेचुरेट कर दोगे आप। ठीक है, दूसरी बात, हाई टेम्परेचर एक तो टॉलरेंस है, दूसरा वाटर लॉस कम करते हैं, तीसरा बोलो हाई लाइट इंटेंसिटीज पर मैक्सिमम प्रोडक्शन बना रहता है इसका। फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन जो होता है ना बच्चे, वो हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या रहता है, फुल, मतलब ज्यादा लाइट पे भी बढ़िया फोटोसिंथेसिस करते हैं। C3 कहते हैं हम नहीं करते, ज्यादा लाइट दे दो ना उनको तो उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। बोलो ज्यादा लाइट दे दो तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे अपने घर पे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, बढ़िया क्वालिटी को ना, अच्छी कंपनी का, तो चाहे लगातार ही चलाए रखो आप, सामने से बंद भी कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे अगर देसी सा ले आए ना अपने कोई ऐसे नॉर्मल सा ही, तो 1-2 दिन में बोल जाता है कचरा फंस गया है, कुछ भी हो गया। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो वही वाली बात है सेम टू सेम यहाँ पर, कि आपको समझना है कि भाई एक होता है ना हल्की मोटर है जल्दी जल गई, एक है कि भाई मोटर बड़ी पक्की है घूमती रहती है। तो वही बात है कि भाई हाई लाइट इंटेंसिटी का मतलब है कि टेम्परेचर लाइट अगर बढ़ भी जाती है तो भी प्रोडक्शन क्या रहता है। लेकिन ये अगर C3 की बात करोगे ना तो हाई लाइट इंटेंसिटी पे प्रोडक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा लोड झेल नहीं पाता लाइट का वो। पूछो क्यों? हाँ उसी पे तो बात चल रही है अपनी। आप बताइए एट हाई लाइट इंटेंसिटीज, बोलो ऐसे, एट लाइट हाई लाइट इन C3 plants a photo respiration occurs, लेकिन C4 में नहीं होता। बोलो एट हाई लाइट इंटेंसिटीज फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर्स। नहीं होता क्या? किसमें? C3 में हो जाता है। आप बताओ एट हाई लाइट इंटेंसिटीज फोटो रेस्पिरेशन डज अकर इन C3, डज नॉट अकर
और फोटो रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जो प्रोडक्शन लॉस करता है। फोटो रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है जो प्रोडक्शन को क्या करता है। पूछो हाउ, तो बोलो उसके लिए तो पहले फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस आना चाहिए। अगर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस आता होगा, बोलो अगर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस आता होगा तो फिर लॉस क्यों हो जाता है वो भी आ जाएगा। करें शुरू? तो बताइए अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो C3 प्लांट्स आर बेटर देन C4 क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटीज पर इनमें क्या नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन। बोलो फोटो रेस्पिरेशन या बोलो ग्लाइकोलेट साइकिल। क्या बोलोगे? ग्लाइको या बोलो C2 साइकिल। क्या क्या बोलोगे? फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलेट साइकिल, C2 साइकिल। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कल की और आज की क्लासेस को मिक्स करके एक बात याद रखिए अपने दिमाग में। आप पूछिए क्या? बोलो C3 साइकिल एक प्रोसेस है और C3 प्लांट भी मिलते हैं। मतलब C3 साइकिल भी है, C3 प्लांट भी है। C4 साइकिल एक प्रोसेस है और C4 प्लांट भी होते हैं। तो C4 साइकिल भी है, C4 प्लांट भी है। C2 साइकिल एक प्रोसेस है लेकिन C2 प्लांट नहीं होते। क्यों? क्योंकि एट हाई लाइट इंटेंसिटीज फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C3 प्लांट्स। तो इसका मतलब C2 साइकिल C3 प्लांट्स में ही होता है। C2 साइकिल C3 प्लांट्स में ही होता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? C2 साइकिल C3 प्लांट्स में ही होता है। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से तो याद रहे बच्चे, फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल की बात चल रही है अभी। ये कौन से प्लांट्स में होगा? इन C3 प्लांट्स। और कब होगा? हाई लाइट इंटेंसिटीज पे। क्यों होगा वो आगे बात करते हैं, पहले अपने फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करते हैं। पढ़ाऊं मैं आपको? देखो, जब हम फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो आप बताइए कि हमें 3 सेल ऑर्गेनल बेसिकली याद करने हैं। बोलिए क्लोरोप्लास्ट, बोलिए परऑक्सीसोम और बोलिए माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कितने सेल ऑर्गेनल्स याद करने हैं? एक, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो बोलो क्लोरोप्लास्ट, क्या हो गया अमन बेटा? पंखा क्या करना है? कर दो, बंद कर दो भाई। वैसे जो ईमानदार से पढ़ते रहते हैं उनको धूप गर्मी शाम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे भी नहीं होती, लगातार पढ़ाता ही रहता हूं मैं क्लास में। तो 3 सेल ऑर्गेनल हैं, कौन कौन से हैं? सही है बात। आप बताओ क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों सेल ऑर्गेनल के बारे में बात हम सेल बायोलॉजी में भी कर चुके हैं। जब मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ाई थी तो माइक्रो बॉडीज एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, तो वहां बात हुई थी कि माइक्रो बॉडीज में हमने बोला था पैरोक्सिसोम्स परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन अलोंग विद क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आज उस प्रोसेस को पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है बात या नहीं? आप बताइए C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है और C3 प्लांट्स में सिर्फ रुबिस्को एंजाइम होता है, ये भी दिमाग में रखो। C3 प्लांट्स में सिर्फ रुबिस्को एंजाइम होता है ना? सिर्फ कौन सा एंजाइम? बताइए कि रुबिस्को का पूरा फुल फॉर्म बोलते हैं तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो बताइए रुबिस्को में CO2 जुड़ता है या O2 या दोनों? हाँ, दोनों जुड़ते हैं लेकिन एक टाइम पे कोई। क्या बात है, इसका मतलब बातें याद रहती हैं तुम्हें। हाँ, तो अच्छे बच्चे हो आप लोग, है ना? हाँ, तो बताओ कि रुबिस्को में क्या जुड़ेगा, CO2 या O2? दोनों जुड़ सकते हैं लेकिन एक टाइम पे कोई। आप बताइए कि जब एक ही एंजाइम पर 2 सबस्ट्रेट जुड़ने की बात आ रही है तो फिर कंपटीशन की बात आ जाएगी, जैसा कि हमने एंजाइम वाले टॉपिक में पढ़ा भी था, है ना? अब बात आती है कि दोनों जुड़ सकते हैं लेकिन दोनों में कोई कौन सा? बोलो जिसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि सर ने कंपटीशन की बात कर ली, तो जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो?
वो जुड़ेगा। बोलो अगर CO2 ज्यादा है तो CO2 जुड़ेगा, तो सीधा केल्विन साइकिल चलेगा। CO2 रुबिस्को के साथ RUBP के साथ जुड़ा, फिर 6 कार्बन का कीटो एसिड, और फिर उसके बाद 2 मॉलिक्यूल PGA के फॉर्म हो गए। सही है। लेकिन अगर O2 का लेवल ज्यादा हो जाए तो बोलो, अगर ऑक्सीजन का लेवल हाई हो गया ना, किसका, तो रुबिस्को के साथ कौन जुड़ेगा, और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बोलो फोटो रेस्पिरेशन। कौन सा, तो अभी जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसकी पहली कंडीशन है कि ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए। सही है बात या नहीं। अब जैसे ये पढ़ा के मैं निकलता हूँ क्लास से बाहर, तो बच्चा फिर पीछे पीछे, अच्छा अच्छा गुरुजी एक बात बताओ, आपने कहा CO2 ज्यादा तो CO2 जुड़ती है, O2 ज्यादा तो O2 जुड़ती है, दोनों इक्वल हो जाए तो तो मैं कहता हूं CO2 जुड़ती है। रुबिस्को शो मोर एफिनिटी फॉर द, अब याद रखिए एंजाइम में भी क्लियर किया था, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में से एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए मोर एफिनिटी शो करता है। इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की अमाउंट इक्वल हो तो पहले कौन जुड़ेगा। वैसे ही अगर CO2 और O2 की अमाउंट इक्वल हो तो पहले कौन जुड़ेगा, बिकॉज रुबिस्को एंजाइम शो मोर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ O2 का लेवल हाई हो जाता है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसको O2 जोड़नी पड़ती है। ठीक है बात, बढ़ूं आगे। हाँ ठीक है, तो बताइए फोटो रेस्पिरेशन तब होगा जब रुबिस्को RUBP में O2 को जोड़ेगा। तो चले पढ़ते हैं। बताइए हमारे पास मॉलिक्यूल है RUBP, कितने कार्बन का, और इस RUBP के 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में जुड़ रही है O2, और इसे जोड़ रहा है रुबिस्को। वैसे जनरली होना यह चाहिए था कि रुबिस्को को CO2 जोड़नी चाहिए थी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में O2 का लेवल क्या हो गया है, तो कौन जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है, तो O2 में कार्बन कितने, O2 में कार्बन थोड़ी होते हैं गुरुजी, CO2 में होते हैं वो तो O2 में कार्बन कितने, और RUBP में, तो बोलो ये तो 5 के 5 ही रहे, वैसे 5 से 6 हो गए थे केल्विन साइकिल में, लेकिन अब और O2 जुड़ेगी तो कितने रह गए, कितने रह गए, तो बोलो उन 5 कार्बन में से एक मॉलिक्यूल तो 3 PGA का बनेगा 3 कार्बन से। सही है। और बोलो एक 2 कार्बन का बनेगा फॉस्फो ग्लाइकोलेट, इसमें कितने कार्बन, 2 और 3, तो 5 कार्बन का RUBP टूटेगा 3 कार्बन के PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में और 2 कार्बन के फॉस्फोग्लाइकोलेट में, और ये रिएक्शन इंड्यूस करवाएगा रुबिस्को एंजाइम और जुड़वाएगा ऑक्सीजन को। वैसे जनरली अगर जोड़ना चाहिए आपको केल्विन साइकिल की, तो किसको जोड़ना चाहिए, है ना। सोचो अगर 2 मॉलिक्यूल यहाँ RUBP के अंदर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की जगह CO2 का जुड़ता तो PGA के कितने मोल बनते, फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट तो बनता ही नहीं, है ना। और ये भी याद रखिए कि जो PGA बना है, बोलिए, जो PGA बना है, कौन बना है, ये अब आगे बोलो केल्विन साइकिल को चलाएगा। किसको चलाएगा, और केल्विन साइकिल से क्या बनाएगा। सोचो अगर RUBP में एक CO2 जुड़ता तो PGA के कितने मोल बनते, और O2 जुड़ने से कितने बने। तो पहला तो बोलो प्रोडक्शन लॉस का सीधा यही समझ आ गया कि PGA 2 जाने चाहिए थे, एक ही जा रहा है। पहली बात तो यही क्लियर होगी अपनी, प्रोडक्शन लॉस। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, कौन, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलेट में। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैंने आपको एंजाइम्स पढ़ाए थे ना, एंजाइम्स, तो मैंने कहा था कि जो 8 फॉर्म होती है ना, 8 क्या एसिड्स के लिए होती है। H+ जब एसिड निकाल देते हैं तो उसको 8 फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर मैं ग्लाइकोलेट लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइटिक एसिड है, ये क्या है, और इस ग्लाइकोलेट में कार्बन कितने हैं, 2, और इसमें से बाहर क्या आया है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोलेट बाय द रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक, बाय द रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ रहे हैं बात, यस और नो, अच्छे से।
हाँ, तो याद रखें कि आरयूबीपी में कार्बन कितने, 5 कार्बन के आरयूबीपी में ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो कार्बन तो एक भी नहीं जुड़ा, 5 ही रहे ना, तो वहां से चल रहे हैं अपने। तो बोलो पहला जो प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं ना फोटो रेस्पिरेशन का, वो पढ़ते हैं ग्लाइकोलेट को। किसको पढ़ते हैं? इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है। और ग्लाइकोलेट में कार्बन कितने होते हैं, इसलिए इसको C2 साइकिल भी कहा जाता है। नहीं समझ पाए आप? पक्का ना? ग्लाइकोलेट इज फर्स्ट प्रोडक्ट, सो कॉल्ड एज ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन, सो कॉल्ड एज। एनी प्रॉब्लम? कहीं लगेगी कोई बात समझ में नहीं आई तो बताओ और सुनो बच्चे। ये जो ग्लाइकोलेट है ना, ग्लाइकोलेट बोलो अब ये एंटर करेगा परऑक्सीजोम में। किसमें? और परऑक्सीजोम में एंटर करने के बाद बोलो एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है 2 कार्बन का। एनसीईआरटी ने 11th क्लास की एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में 3 अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ाई है, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन। एनसीईआरटी पेज नंबर 145 पे है ना। 3 अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, ऊपर ऊपर राइट साइड में 145 नंबर पेज पे उसमें ग्लाइसिन लिख रहा हूं मैं अभी। 2 कार्बन का अमाइनो एसिड है बच्चे, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। प्रोटीन बनाने वाले 20 अमाइनो एसिड होते हैं, उन प्रोटीन बनाने वाले 20 अमाइनो एसिड में सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है कौन? एनी प्रॉब्लम? ओके ठीक है। अब बताओ कि ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन थे, कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लाइसिन में। तो ग्लाइसिन में भी 2 ही कार्बन है, लेकिन ग्लाइकोलेट एक सिंपल एसिड था, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। यस और नो? तो आप बताइए कि यहां सिंपल एसिड को अमाइनो एसिड में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, यस और नो, तो बोलिए एक तो जुड़ेगी ऑक्सीजन। ये कलर थोड़ा सा वो हो जाता डार्क ना, लाइट ले लेते बेटा, आपके लिए सही है, कैमरा में नहीं दिखता है ना, तो प्लीज आप इधर ध्यान दीजिए, बाकी काम मुझ पे छोड़िए। आप बताइए कि भाई इस पे क्या जुड़ेगी? ऑक्सीजन, और साथ ही साथ बोलो इसमें जुड़ेगा NH2। क्योंकि क्या होता है कि सिंपल एसिड में अमाइनो ग्रुप नहीं होता और अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और सिंपल एसिड से अमाइनो एसिड बनाने के लिए बोलो ऐसे अमाइनो ग्रुप जोड़ा जाता है, और साथ में ऑक्सीजन भी, है ना। एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछो क्या कि ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अकर्स इन, नहीं बोलो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम। सिर्फ पैरोक्सिसोम क्यों बोल रहे हो? फिर बच्चा कहता है कि सर आप स्ट्रोमा ही क्यों मार्क कर रहे हो? क्योंकि मैं डार्क रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। रुबिस्को एंजाइम स्ट्रोमा में होता है ना। तो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस अकर्स इन, एनी प्रॉब्लम? बढ़े आगे, बोलो जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बना है ना, ग्लाइसिन, अब ये आएगा बोलो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां आएगा? कौन सा अमाइनो एसिड कहां आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में आता है ना ग्लाइसिन, तो बोलो ग्लाइसिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो कन्वर्ट हो जाता है बोलो 3 कार्बन के एक अमाइनो एसिड सेरीन में। सेरीन में कार्बन बताओ, ग्लाइसिन में, सेरीन में बताओ। एक मॉलिक्यूल CO2 का यहां से हो जाएगा रिलीज। क्या हो जाएगा? रिलीज। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD कन्वर्ट्स इनटू NADH2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ने हाइड्रोजन और CO2 को निकालना सीखा, जोड़ना नहीं। तो वो ग्लाइसिन से CO2 निकालता है और इसको किस में बदल देता है? सेरीन में। तो ग्लाइसिन में कार्बन कितने? 2। सेरीन में कार्बन कितने? 3। तो बताइए 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन इज फॉर्म फ्रॉम द ग्लाइसिन बाय द रिमूवल ऑफ CO2। क्लियर है बात? आप देखो आवाज कम मत करो, आप तो हाई रखो ना अपना पीच। दुखी क्यों होते हो? मैं जो बताऊंगा बढ़िया बताऊंगा, चिंता मत करो। आप घबरा पता क्यों रहे हो यस सर बोलने में? पूछो क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन में 2 कार्बन, सेरीन में 3 कार्बन, आपने ये कैसे कर दिया?
है ना। ठीक करते हैं, देखो बताइए, ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन, ऐसे बोल दो आप। अब तो नहीं घबराहट हो रही। हाँ, ये मैं याद करवाने के लिए करता हूँ ऐसा, कि अगर एक बच्चा अटक जाता है और दोबारा मैं उसको ठीक कर देता हूँ तो फिर वो भूलता नहीं है, उसको पता है कि गुरुजी ने यहाँ अपने को क्या किया था, थोड़ा सा हाँ अटकाया था, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ना उसको, हाँ सस्पेंस नहीं कह सकते इसको, क्या कर रहे हैं। चलो अब बताओ कि दो मॉलिक्यूल आप आरईबीपी के यूज करो, एक आरईबीपी में कार्बन, दो में कोई प्रॉब्लम, दो O2 जोड़ो, कितने कार्बन जुड़े, O2 में कार्बन होते ही नहीं, तो 10 के 10 कार्बन रहे, एक पीजीए की जगह दो पीजीए बन गए, 6 कार्बन, और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट की जगह दो फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो 4 कार्बन, 10 कार्बन बैलेंस। और दोनों बनने वाले 3 पीजीए किस में आ गए, केल्विन साइकिल में, सही है। और फिर जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है उससे दो फॉस्फेट निकलकर दो क्या बन गए, और दो ग्लाइकोलेट जब बच्चे दो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हुए तो दो ऑक्सीजन और दो NH2 यूज कर लिया, और दोनों ग्लाइसिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में आए तो दो मॉलिक्यूल ग्लाइसिन से एक सेरीन बन गया। अल्टीमेटली अगर आपसे पूछा जाए कि 10 मॉलिक्यूल सेरीन बनाने के लिए आरबीपी कितने चाहिए, तो बताना 20, क्योंकि आपको ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल चाहिए तो आरबीपी 2 बनाने पड़ेंगे, है ना। तो बताओ सेरीन के 25 मॉलिक्यूल बनाने के लिए आरबीपी कितने चाहिए, डबल। और बताओ कि 50 मॉलिक्यूल आरबीपी फोटो रेस्पिरेशन पर काम करते तो सेरीन कितने बनेंगे। आरबीपी देकर पूछा जाए सेरीन तो हाफ नंबर, सेरीन देकर पूछा जाए बच्चे आरबीपी तो डबल नंबर। ऊपर से गया ना, सीधे बैठो फिर, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, चीजें बढ़िया से और समझ में आएंगी। सेरीन में कार्बन कितने, कितने कार्बन, किसमें, बोलो सेरीन एक अमाइनो एसिड है, कन्वर्ट्स इनटू ए सिंपल एसिड, बोलो ग्लिसरेट, ग्लिसरेट, ग्लिसरिक एसिड का 8 फॉर्म हो गया ये, हाँ या ना। तो सेरीन में कार्बन, ग्लिसरेट में, लेकिन सेरीन एक अमाइनो एसिड है, बोलो, और ग्लिसरेट एक सिंपल एसिड, सही है। तो यहां से बोलो सर अमाइनो ग्रुप बाहर निकाल दो, तो अमाइनो एसिड कन्वर्ट्स इनटू सिंपल एसिड। फिर बताओ कि जो ग्लिसरेट है ना, ग्लिसरेट वो आता है क्लोरोप्लास्ट में और बनाता है 3PGA, मतलब ग्लिसरिक एसिड जो है ना उसके 3rd कार्बन पे फॉस्फेट आ जाता है, बोलो ग्लिसरिक एसिड के, पूछो कहां से, बोलो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कन्वर्ट्स इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ADP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कन्वर्ट्स इनटू and 3PGA is enters into Calvin cycle। क्लियर है बात या नहीं, बोलो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, बोलो ऐसे, पूछो क्या नुकसान हो गया, बोलो जब कैल्विन साइकिल चलता है तो 3PGA से 1,3-डाई-PGA बनने में ATP खर्च होता है, 3PGA बनने में ATP खर्च नहीं होता, वो तो RUBP में CO2 जुड़ के सीधा ही बन जाता है। बोलो यहां तो 3PGA बनाने के लिए ATP खर्च हो गया, और आपको पता है कैल्विन साइकिल में ज्यादा जरूरत ATP की होती है NADPH2 की, हाँ बेटा ज्यादा जरूरत है ना। बोलो एक तो ATP की जरूरत ज्यादा है, ऊपर से इसने और खर्चा कर दिया, ATP के नंबर क्या हो गए, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या हो गई, समझे, हाँ या ना। बताओ फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को एनसीईआरटी ने एक जगह पे मेंशन कर दिया वेस्टफुल, पूछो क्यों, ना तो एटीपी बनाए, ना NADPH2 बनाए, ना ग्लूकोज बनाए, और एटीपी खर्च और कर दे, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, सही है बात या नहीं। तो उसके लिए अनाज जो सेल के लिए कैल्विन साइकिल के लिए था, अनाज एटीपी था, और काम किसी आया नहीं और एटीपी और खा गया, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि रुबिस्को एंजाइम चाहे अपने साथ CO2 को जोड़े और चाहे अपने साथ O2 को जोड़े,
चलाएगा केल्विन साइकिल कोई। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू केल्विन साइकिल चले, बोलो ऐसे, तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन कम हो जाता है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन पूछो कितना, बताओ 25% तक प्रोडक्शन कम हो जाता है। बच्चा कहता है हाउ, इधर देखो बोर्ड पे आओ, बताते हैं आपको हाउ। आप सोचो, अगर मैं बात करूं एट ऑप्टिमम लाइट, मतलब लाइट जो है वो जरूरत से क्या नहीं हो रही, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के लिए हाई लाइट इंटेंसिटी जरूरी है। तो बताइए फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स एट हाई लाइट इंटेंसिटीज पर होता है, हाँ या ना? अब मैं कंडीशन दे रहा हूं कि लाइट कैसी है, मैं कंडीशन कैसी दे रहा हूं कि लाइट कैसी है, हाँ कंडीशन दे रहा हूं कि लाइट इज, तो आप बताइए कि भाई दो मॉलिक्यूल RuBp में, जो कि RuBp एक 5 कार्बन का है, इसमें दो मॉलिक्यूल CO2 के ही जुड़ेंगे। किसके जुड़ेंगे, किसके जुड़ेंगे, CO2 के। और फॉर्मेशन बोलो 3PGA के 4 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-3 कार्बन वाले। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बोलो बोलो, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को। ये कब हुआ, बोलो जब लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम थी, बढ़िया लाइट आ रही थी, तो CO2 का लेवल हाई था, बढ़िया तरीके से नॉर्मल काम चल रहा था। लेकिन बोलो एट हाई लाइट इंटेंसिटीज खेल बदल जाता है। लिखो एट हाई लाइट इंटेंसिटीज, सही है बात? बोलो खेल बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा बताओ? दो मॉलिक्यूल RuBp, एक में कार्बन 5, साथ में जुड़ी 2, 10 कार्बन ही रहे ना, हाँ या ना? फिर बना एक मॉलिक्यूल 3PGA का, 3 कार्बन का होता है एक, और टोटल अगर देखो तो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। कैसे 3 बनेंगे? बोलो 2 तो स्टार्टिंग में बन गए थे और एक पूरा प्रोसेस चल के बन गया, है ना? और फॉस्फोग्लाइकोलेट के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने थे, बने कितने थे, तो टोटल कार्बन कितने थे? पीजीए बने तो पीजीए में कार्बन कितने हैं? एक कार्बन कहां गया? बोलो माइटोकॉन्ड्रिया में निकल गया, है ना? तो बोलो 3 मॉलिक्यूल तो पीजीए के बनेंगे और एक मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज हो जाएगा और एंजाइम काम करेगा रूबिस्को। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई लगे कि कोई बात समझ नहीं आई तो बता देना बेटा, है ना? क्लियर है बात? हाँ बेटा, ऐसा कब बोला मैं? नहीं, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब एक RuBp में एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एक पीजीए बनेगा। लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल RuBp होंगे तो 2 पीजीए तो डायरेक्ट ही बन जाएंगे, सही है, और एक पूरा साइकिल चला के। लेकिन तब मैंने साइकिल नहीं पढ़ाया था, तो मैंने कहा था एक तरीका तो ये हो सकता है प्रोडक्शन लॉस का। तो सही बात तो अब बता रहा हूं ना बढ़िया से, तो हो रहा है ना प्रोडक्शन लॉस पीजीए की वजह से हो रहा है, उसी पे तो बता रहा हूं मैं। देख प्रोडक्शन लॉस पीजीए से तो समझा रहा हूं। बोल कितना, पूछ कितना? बोलो 25%। पूछो हाउ? हाँ तो उसके लिए बोर्ड पे तो आओ, इसी पे चल रहे हैं। मैंने पीजीए की वजह से तो बताया ना प्रोडक्शन लॉस आपको, उसी पे चल रहा हूं। अब देखो RuBp के मॉलिक्यूल कितने? एक में कार्बन, 2 में, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पीजीए के मॉल कितने बने जब कौन जुड़ा?
जब CO2 जुड़ा तो कितने बने, कितने कम बने हैं, कितने कम बने, कितने में से बताओ कितने परसेंट कम बने, तो बता दो ना, 25% प्रोडक्शन लॉस हो गया। क्लियर है बात या नहीं? ऐसे आप बताइए, कोई बात नहीं बच्चे, थैंक यू की बात थोड़ी, ये तो मेरा काम है, तेरा काम पूछना और मेरा काम क्लियर करना। डाउट क्लियर हो गया तो अंदर से खुश हो जा और बोल कि मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, बोल ऐसे। हाँ ये बात, ये तो मेरा काम है बच्चे, इसके लिए तो मैं हूं। 1/4 आपका लॉस हुआ है प्रोडक्शन का, 1/4 लॉस हुआ प्रोडक्शन का। आप बताइए कार्बन लॉस भी बोल सकते हैं हम 25%, बोलो ऐसे, कार्बन लॉस भी बोल सकते हैं, बोलो कितना, ठीक है। पूछो कैसे, आप सोचो, RUBP के 2 मॉलिक्यूल में कार्बन कितने, 2 कार्बन किसके, तो PGA के 4 मोल बने तो टोटल कार्बन 12, तो बताओ केल्विन साइकिल में 12 कार्बन जाएंगे अगर 2 CO2 जुड़ती है, मतलब नॉर्मल CO2 जुड़ती है तो। लेकिन सोचो अगर RUBP के 5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के साथ CO2 नहीं O2 जुड़ती है, तो फिर तो बोलो 9 ही कार्बन गए। कितने कार्बन गए, जाने कितने चाहिए थे, गए कितने, कितने कम, कितने में से, तो आ गया ना 1/4 लॉस, मतलब 25% कार्बन लॉस भी हो गया। समझे बात? तो आप बताइए 25% कार्बन लॉस, 25% प्रोडक्शन लॉस, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एनसीईआरटी एक बात और भी लिखती है, पूछो क्या, वो कहते हैं कि अभी तक इसका फंक्शन हमें पता नहीं चला, सही से भी चलाता क्यों है प्लांट इसको, है ना। पूछो ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई अगर वेस्टफुल था तो इवोल्यूशन में आप तक गायब क्यों नहीं हुआ। सही है बात या नहीं? तो इसलिए आप इस पे ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत, वेस्टफुल लिखे ना तो भी फोटो रेस्पिरेशन सोच के आंसर देना, और अगर ये लिखा जाए कि अभी तक इसका फंक्शन, तो ये भी ठीक बात है। क्लियर है बात, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। बताओ C3 प्लांट्स में तो ये हो जाता है, C4 में, इसका कारण अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। करें शुरू? देखो एक बात क्लियर कर लो अभी से आप, पूछो क्या, पूछो क्या। अभी जो बात बच्चे मैं आपको बोर्ड पे बताने वाला हूं, ये बात आपकी एनसीईआरटी और आपके स्टडी पैकेज दोनों में लिखी गई है, लेकिन इनको थोड़ा सदे हुए शब्दों में और अलग अलग बातों में फैलाकर लिखा गया कि 2 बातें वहां, 2 बातें वहां, 2 बातें वहां, ऐसे करके लिखा गया है, ठीक है। और मैं एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं, और ये जो डायग्राम है बच्चे, ना तो कोई बनवाता है ना कुछ और, एक चीज ना आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ना मॉड्यूल। दूसरी बात, ये डायग्राम प्रॉपर मेरे लिए मैं ही बनाता हूं और बच्चों को समझाने के लिए, इस चीज को इजी करने के लिए कि C3 में क्यों हो रहा है और C4 में क्यों नहीं होता, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस टॉपिक को, इससे पहले वाले जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूं सारी आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल में मिलेंगी। कल को आप लेके ये बोर्ड मतलब घूम रहे हो डायग्राम के, गुरुजी ये कहाँ है किताब में, तो है कहीं नहीं, इसकी बातें एनसीईआरटी और मॉड्यूल और उसमें अपने पास दोनों जगह पे है, आपके स्टडी पैकेज में भी है, आपके एनसीईआरटी में भी है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इस पे काम इसलिए करता हूं क्योंकि एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन आया इस पे, C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3, कितनी बार क्वेश्चन आया, 2 साल तो लगातार, और एक बार आया था बच्चे इसमें ऑप्शन बेस्ड, और 2 साल आया था स्टेटमेंट बेस्ड। समझ रहे हैं बात या नहीं? और बोलो हम तो सारे क्वेश्चन ठीक करेंगे, जैसा मर्जी आ जाए, क्योंकि पढ़ाया किसने है। हाँ वही तो बात है ना। कौन से प्लांट्स हैं, बोलो C3 प्लांट्स में ना मीजोफिल सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स हैं, ये मीजोफिल सेल है ना, इस मीजोफिल सेल में बोलो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, देखो क्लोरोप्लास्ट मैंने बड़े साइज का बनाया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट इतना बड़ा होता है, इसमें तो मैं प्रोसेस पढ़ाने वाला हूँ आपको, कि बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं यूं, देखना देखना क्लोरोप्लास्ट इतना बड़ा बना दिया गुरुजी ने, इतनी बड़ी तो वैक्यूल होती है प्लांट सेल में। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ, वो तो मैंने मीजोफिल सेल में इतना बड़ा क्लोरोप्लास्ट सिर्फ इसलिए बनाया है कि भाई आपको मैं प्रोसेस समझा सकूं, ताकि उसमें समझ जाओ आप। तो मीजोफिल सेल के अंदर कौन प्रेजेंट है, और बोलो ये क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल होता है प्योरली, C3 प्लांट में एक ही तरह के क्लोरोप्लास्ट हैं, 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट तो C4 में होते हैं, बोलो
हाँ या ना? ग्रेनल होने का मतलब है कि ग्रेना थाइलेकोड प्रेजेंट है, सही है बात, और स्ट्रोमा थाइलेकोड भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां वाटर टूटता है और ऑक्सीजन निकलती है, सही है। और साथ ही साथ आप एक बात और याद कर लो, पूछो क्या? बोलो, इस क्लोरोप्लास्ट में ना एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? रुबिस्को चलाता किसको और बनाता किसको? ये तो पता है आपको। और कैसे ग्लूकोज बनाता है कल हमने पढ़ा था, यस और नो? और बताइए क्लोरोप्लास्ट में या सेल में यहाँ CO2 है, और CO2 के अमाउंट में कितनी बता रहा हूँ? 3 एरो बनाए ना मैंने, 3। तो आप बताओ 3 एरो अमाउंट बता दो, ऐसे बोलो 3 एरो CO2 है, ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं अपने, है ना। और CO2 जुड़ रही है किसके साथ, और चला रही है क्या, बना रही है क्या? कोई प्रॉब्लम? पक्का? बताइए ना, ऊपर से लाइट गिरेगी, क्या गिरेगी? सनलाइट आएगी तो वाटर टूटेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कितना वाटर टूटेगा कितनी ऑक्सीजन निकलेगी, आप बताना जितनी लाइट गिरेगी उतना वाटर टूटेगा उतनी ऑक्सीजन निकलेगी, क्योंकि जितनी लाइट गिरती है उतने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, और उतने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए वाटर टूटता है। बोलो लाइट कम वाटर कम टूटेगा, ऑक्सीजन कम निकलेगी। बोलो लाइट ज्यादा वाटर ज्यादा टूटेगा और ऑक्सीजन भी। कोई दिक्कत? ऊपर से गया, जाना भी नहीं चाहिए, सुनते जाओ। बताओ लाइट आ रही है कितने एरो? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, एक एरो लाइट आई, वाटर टूट के क्या निकला? वाटर टूटे तो क्या निकला? बोलो कितनी ऑक्सीजन निकली? जितनी लाइट गिरी उतनी वो ऑक्सीजन निकलेगी। अच्छा बताओ, सेल में ऑक्सीजन ज्यादा है CO2 ज्यादा है, कौन जुड़ेगा, क्या चलेगा? फोटो रेस्पिरेशन का चांस नहीं है, ठीक है। आप लाइट बढ़ा दीजिए, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं अब अपने, है ना। चलो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, कितनी? वाटर कितने टूटे? O2 कितनी निकली? अब कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, कौन जुड़ेगा, क्या चलेगा? और 100% प्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट केल्विन साइकिल चल रहा है। बोलो लाइट और बढ़ा देते हैं, कितनी कर दी? O2 कितनी? CO2 कितनी? कौन जुड़ेगा? हाँ शाबाश, क्योंकि इक्वल अमाउंट में CO2 जुड़ती है, क्या चलेगा? प्रोडक्शन मैक्सिमम। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम है, लास्ट लिमिट पे आ गए हैं, और अब प्लांट कह रहा है कि अब अगर लाइट थोड़ी सी भी बढ़ाई तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। फिर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। अब आप बताइए कि लाइट हो गई 1 3 से कितनी, और ऑक्सीजन का लेवल, CO2 का लेवल, क्या जुड़ना बंद हुआ, क्या जुड़ना शुरू हुआ, क्या चलेगा? और फिर फोटो रेस्पिरेशन के बाद जब केल्विन साइकिल चलेगा ना बच्चे, तो 20% तक लॉस हो, 25% तक लॉस हो जाएगा, है ना। तो बताइए C3 प्लांट्स में हाई लाइट इंटेंसिटीज पर, ये मैं आपकी एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं, फोटो रेस्पिरेशन में लिखी गई हैं जो। बताओ इन C3 प्लांट्स एट हाई लाइट इंटेंसिटीज फोटो रेस्पिरेशन अकर्स because Rubisco functioning site and oxygen evolving site is in same chloroplast। जिस क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को काम करता है वहीं ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए ऑक्सीजन रुबिस्को के आसपास ही निकल रही है। तो कभी भी अगर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाए, रुबिस्को ऑक्सीजन जोड़ लेता है अपने साथ और शुरू कर देता है फोटो रेस्पिरेशन का, और प्रोडक्शन हो जाता है कम। कितने लोगों के ऊपर से क्या क्या बात है। अब ये तो C3 की बात हुई, अब C4 की करेंगे, करें शुरू? सुन लीजिए फिर आप। दूसरे नंबर पे बात करते हैं C4 प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे? बताइए C4 प्लांट्स की जब हम बात करेंगे तो सेल्स 2 टाइप की याद करेंगे। बोलो मीजो फिल सेल, बंडल। कोई प्रॉब्लम? अच्छे से बोलो। क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है गुरुजी, ऐसे बोल दो आप। बोलो क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही होता है, मीजोफिल में भी होता है
और बंडल शीथ में भी होता है, लेकिन दोनों क्लोरोप्लास्ट में फर्क है। फर्क ये है कि यहां क्लोरोप्लास्ट ग्रे नल होता है और इधर क्लोरोप्लास्ट। बातें जुड़ने लग गई है बना और दिमाग में जा रही है नहीं। हाँ, तो यहां बताइए कि स्ट्रोमा थाइलेकोइड और ग्रेना थाइलेकोइड दोनों प्रेजेंट है। क्या बताएंगे आप? स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों थाइलेकोइड, और इधर सिर्फ और सिर्फ कोई प्रॉब्लम? इधर ग्रेना थाइलेकोइड भी है और स्ट्रोमा थाइलेकोइड भी है, और इधर सिर्फ कोई प्रॉब्लम? बताओ, वाटर का ब्रेकडाउन मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होगा और ऑक्सीजन निकलेगी। इधर वाटर का ब्रेकडाउन, लेकिन रूबिस्को तो काम करेगा, केल्विन साइकिल तो चलाएगा, ग्लूकोज तो बढ़ाएगा, है ना? अब आप क्या करो, ऊपर से ना लाइट गिराओ। क्या गिराओ? आप कह रहे हो 4, मैं कहता हूं आप 8 बार गिराओ, 8 एरो गिराओ, O2 भी 8 हो जाएगी। लेकिन रूबिस्को से जोड़ के दिखाओ। क्यों? बोलो, जहां रूबिस्को काम करता है वहां ऑक्सीजन नहीं निकलती, और जहां ऑक्सीजन निकलती है वहां रूबिस्को काम नहीं करता। जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो बताइए कि इन C4 प्लांट्स रूबिस्को फंक्शनिंग साइट और ऑक्सीजन इवॉल्विंग साइट बोथ आर इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट ऑफ द डिफरेंट सेल्स, और दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन भी नहीं है, गैसेस कनेक्शन की भी, इधर की O2 इधर आ सके अच्छे से। इसलिए सेल वॉल थिक रखी गई, ताकि जो O2 निकलेगी ना मीजोफिल में, वो बंडल शीथ में ना आए और रूबिस्को को तंग ना करे और फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं। फिर बच्चा कहता है CO2 कैसे आती है? बोलो, वो पेप्केज भेजता है ना C4 साइकिल से, पढ़ा था ना हमने। बताओ, यहाँ पेप्केज होता है, पेप्केज बाहर से क्या करता है और CO2 को यहाँ पंप करवाता है। बोलो, इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बंडल शीथ सेल फ्रॉम मीजोफिल, और इस एंजाइम का नाम है पेप कार्बोक्सिलेज ओनली। सही है? ये सिर्फ किसको जोड़ता है? अब C3 के केस में तो ये था कि अगर CO2 कम हो जाए तो वो O2 जोड़ लेता है। यहां बोलो, अगर CO2 कम भी है ना तो भी CO2 ही जोड़ेगा। अब मैं बच्चे से कहता हूं, घास का इतना बड़ा सारा ढेर है, सूखी घास का बड़ा सारा ढेर है, उसमें सुई गिर गई, ढूंढ दोगे? यूं भाई, जहां गिरी है ना वहां मैग्नेट घुमा देना, क्योंकि मैग्नेट जो है ग्रास को तो अट्रैक्ट ही नहीं करता, आयरन को अट्रैक्ट करता है, सुई लोहे की है। तो छोटी सी सुई घास के इतने बड़े ढेर से निकाल लाओगे आप। अब इसमें ऐसे करो, बोलो इतनी सारी O2, इतनी सी CO2, फिर भी CO2 ही जुड़ेगी, क्योंकि पेप्केज जोड़ता ही नहीं है O2 को। हाँ या ना? तो बोलो, अगर इधर CO2 का लेवल क्या हो तो भी धीरे धीरे पेप्केज यहाँ CO2 को जोड़ जोड़ के भेजता रहता है, और बंडल शीथ सेल्स में CO2 की कमी आती नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि पेप्केज एंजाइम जो होता है बच्चे, वो मोर एक्टिव एंजाइम है एज कंपेयर टू रूबिस्को। रूबिस्को आलसी है। और ये कैसे पता चला? बोलो, Km कांस्टेंट से। इसका मतलब पेप्केज का Km कम है और रूबिस्को का Km ज्यादा, और जिसका Km कम होता है वो मोर एफिशिएंट होता है। शुड बी लो। एंजाइम मैंने पढ़ाया आपको और बताया भी बढ़िया से। हाँ या ना? तो मोर एक्टिव एंजाइम, लेस एक्टिव। बताइए, जिसका आलस दूर नहीं कर सकते उसकी अमाउंट बढ़ा दो, है ना? और आपको याद है कल जब मैंने आपको ये वाला डायग्राम पढ़ाया था ना, ये वाला क्रेन्स एनाटॉमी, तो याद करो, बंडल शीथ सेल्स में मैंने डॉट डॉट बनाए ना, तो मैंने एक स्टेटमेंट कही थी कि बंडल शीथ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा होते हैं, क्योंकि रूबिस्को ज्यादा रखना होता है, लेस एक्टिव है ना। और उधर से पेप्केज कहता है, मैं तो प्रॉपर भाई शानदार तरीके से भेज रहा हूं, क्या? CO2, अब तो यूज कर। वो कहता है, मैं तो हूं ही आलसी। क्लोरोप्लास्ट के नंबर बढ़ा दो, उसमें रूबिस्को के नंबर बढ़ा दो। तो बोलो, रूबिस्को आलसी है, इसलिए तो मोस्ट अबंडेंट है। बोलो, जिसकी एक्टिविटी नहीं इंक्रीज कर सकते उसके नंबर क्या कर दो। इसलिए बताइए कि रूबिस्को एंजाइम इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन बायोस्फीयर। पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा? और सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली प्रोटीन
रुबिस्को, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मैं जैसे ये बात बोलता हूँ बच्चा कहता है सर कोलेजन पढ़ा था, तो भाई कोलेजन सिर्फ एनिमल्स में पढ़ा था, सिर्फ एनिमल्स में होता है कोलेजन। मैं पूरे बायोस्फीयर की बात कर रहा हूँ कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को अगर आप मेंशन करते हैं तो रुबिस्को सबसे ज्यादा है। एनसीईआरटी खोलो पेज नंबर 148, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9। जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो आप लोग, है ना। ऊपर ऊपर की लाइनें पढ़ के देखो आप, 3 लाइनें हैं। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड, इन एनिमल वर्ल्ड, while ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase rubisco is most abundant in whole biosphere। पूछो क्यों, बता तो दिया ना यार, लेस एक्टिव एंजाइम होता है इसलिए आलसी है, तो इसका काम नहीं बढ़ा सकते तो अमाउंट बढ़ा देते हैं। अभी भी कह रहे हैं क्यों, बोलो पता है हमें। हाँ बढ़े आगे, चलो कोई डाउट किसी को, कोई बात जो नहीं समझ में आई है। एक दिक्कत जो अभी नहीं आएगी आगे चल के आएगी, पूछो क्या। बच्चा जब रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ लेता है ना, रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो उसको पता चलता है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरोबिक टाइप का चलाने के लिए, एरोबिक टाइप का सेल्यूलर रेस्पिरेशन चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बच्चा फिर मेरे पास आएगा जिस दिन मैं प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें अल्कोहल बनता है, तो फिर बच्चा आके मेरे को क्या कहता है, गुरुजी जो बंडल शीट सेल थी ना उनकी सेल वॉल तो थिक थी, तो ऑक्सीजन तो आ नहीं रही थी, ऑक्सीजन नहीं बना नहीं रहा था, इसका मतलब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। बोलो नहीं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। पूछो कैसे करेगा, बोलो इधर जो O2 बनती है वो आती है, पूछो कैसे, बोलो डिफ्यूजन से। लेकिन ये डिफ्यूजन एफिशिएंटली नहीं हो पाता क्योंकि वोल क्या है, CO2 ज्यादा आती है क्योंकि पेप्केज एंजाइम पंपिंग करवाता है लगातार कि भाई जाओ उधर, और O2 को खुद आना होता है, तो वो बोलो स्लो डिफ्यूज होती है। तो आती है लेकिन वो O2 कभी भी जरूरत से, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब फोटो रेस्पिरेशन की बात आती है ना C4 प्लांट के लिए, एब्सेंट नहीं निग्लिजिबल बोलते हैं, और एनसीईआरटी ने खुद लिखवाया हमें। पूछो कहां, एनसीईआरटी खोलो पेज नंबर 221, पूरे पेज पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे एनसीईआरटी ने। 4 कॉलम की टेबल है, पहले कॉलम में कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में C3 प्लांट है, थर्ड कॉलम में C4, ये दोनों खाली रखे। एनसीईआरटी कह रही है कि बच्चा भरे अपने हाथ से, लेकिन फोर्थ ऑप्शन कॉलम में ऑप्शन दिए कि इनमें से चूज करके भरना आप। अब आप क्या करो, ऊपर से ना काउंट करो क्वेश्चंस, 9 नंबर क्वेश्चन काउंट करो ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर क्वेश्चन काउंट करो। डज द प्लांट हैव पेप्केज, देखो 8 नंबर काउंट करो पहले। डज द प्लांट हैव रुबिस्को, क्या C3 में रुबिस्को होता है, क्या C4 में रुबिस्को होता है, बोलो रुबिस्को तो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है ना। दूसरा 11वां क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर, डज द प्लांट हैव पेप्केज, क्या C3 प्लांट में पेप्केज होता है, C4 में पेप्केज होता है, बोलो C4 में पेप्केज तो होता है मीजोफिल्स में, ये रहा साइटोप्लाज्म में, और C3 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चलता है, तो क्या यहां पेप्केज होता है, बोलो यस सर। अच्छा आप लोग एनिमल्स हैं क्या, अरे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, कैटल्स हो गया, कैटल मतलब गाय भैंस ये होते हैं जो मवेशी, क्या वो भी एनिमल है, क्या तुम भी एनिमल हो, क्या उनमें अपेंडिक्स है, क्या तुम में अपेंडिक्स है, तुम में काम करती है क्या, प्रेजेंट है क्या, तो उसने ये थोड़ी पूछा काम करता है नहीं करता, उसने पूछा कि होता है क्या। बताओ भाई, मुझे बताओ C3 प्लांट्स में पेप्केज होता है, बोलो हाँ, फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करता, फिर पूछो क्या करता है, बोलो स्टोमेटा की ओपनिंग, बोलो स्टोमेटा की, पूछो कैसे, वो तो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना। तो आप लिख लो कि प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा, प्रेजेंट इन ऑफ द स्टोमेटा पेप्केज C3 प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस में सिर्फ रुबिस्को काम करेगा। तो आंसर यस होगा। और ये भी बताइए कि भाई कहां मिलेगा, गार्ड सेल्स में। क्या काम करेगा, स्टोमेटा की ओपनिंग। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 काउंट हो गया, अब 11 काउंट करो। मैंने कहा कि 9 काउंट कर ले, अब 11 काउंट करो भाई, फिर से एक नंबर से लग गए।
और 9 तो काउंट कर ही रखे हैं, 10 और 11 ही तो कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है यार। 9 क्वेश्चन है पूरे टोटल टेबल में, मैंने कहा 9 नंबर पढ़ लिया, बोले हाँ, मैंने कहा 11 काउंट करो, फिर से लग गए 1 2 3 4 भाई 9 पे तो हो ही, 10 11 ही तो करना है। चलो, इससे पता चल रहा है कौन जग रहा है कौन नहीं जग रहा। तो 11 नंबर पे आओ। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? CO2 फिक्सेशन रेट मतलब फोटोसिंथेटिक रेट एट हाई लाइट इंटेंसिटीज। बोलो C3 में हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा तो क्या बोलोगे? और C4 में हाई बना रहेगा, लेकिन C3 में क्या हो जाएगा? लेकिन आगे ऑप्शन कौन कौन से हैं? लो, हाई और, तो बोलो C3 में मीडियम होगा। पूछो कैसे? ओ भाई 25% ही तो कम हुआ, 75% तो चल रहा है। 75% कम हो जाता और 25% चलता तो मैं कहता लो हो गया। बोलो कम तो 25 हुआ है, 75 तो चल ही रहा है, तो बोलो रेट मीडियम हो गई है बोलो। और एनसीईआरटी ये समझाना चाह रही थी इसलिए 3 ऑप्शन दिए, लो हाई मीडियम, तो आंसर क्या आएगा? हाँ ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। वेदर फोटोसिंथेसिस इज, सॉरी फोटो रेस्पिरेशन इज एट लो लाइट इंटेंसिटीज। C3 में होगा क्या? बोलो लो लाइट इंटेंसिटी पे नहीं होगा, नहीं होगा ना, और C4 में तो कभी नहीं होगा, तो दोनों में क्या आएगा? निग्लिजिबल, सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट C3 में होगा तो बोलो हाई, और C4 में नहीं होगा। नहीं, एनसीईआरटी ने ऑप्शन निग्लिजिबल दिया है, नो दिया ही नहीं, नेग्लिजिबल दिया है। पूछो क्यों? क्योंकि बच्चे होता नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आप सोचो अगर ऑक्सीजन का लेवल यहाँ क्या हो जाए बहुत ज्यादा, तो डिफ्यूज तो हो सकती है ना ऑक्सीजन, और पेप्केज की एक्टिविटी लो हो जाए तो पॉसिबिलिटी तो है। इसलिए एनसीईआरटी ने पूरी तरह से एब्सेंटी का नेग्लिजिबल चूज करवाया हमने। कितने लोगों को लगता है कि टॉपिक बढ़िया से समझ में आया? चलो कैंप पाथवे की बात करते हैं, फिर मेरी तरफ से डार्क रिएक्शंस हो गई हैं, आप इनको बढ़िया से कवर करना। पूरी टेबल के आंसर आपने खुद लिखने हैं, कल आऊंगा क्लास में तो टेबल सॉल्व करवाऊंगा। आगे देखो, एक ना लास्ट टेबल का कॉलम है जो एग्जांपल्स का है, बेटा 1 मिनट दे बस मेरे को, है ना। लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम एग्जांपल्स का। C3 के एग्जांपल और C4 के एग्जांपल पूछ रहा है वो, लेकिन कॉलम में लास्ट में ऑप्शन ना देके आपको तरीका दिया उन्होंने कि भी आप लीफ की एनाटॉमी से और इन चीजों से पता लगाओ कि कौन सा C3 और कौन सा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखना, पूछो क्या? मोस्ट ऑफ दी C3 डाइकोट होते हैं। C3 क्या होते हैं और C4 क्या होते हैं? लेकिन मोस्ट ऑफ लिख रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, सारे नहीं। तो इसका मतलब एक्सेप्शन है हमारे पास। जैसे ना आप अपने घर पे जाओ, या आप मतलब क्लास से बाहर निकल के अपने घर की तरफ निकलते हो, रास्ते में बहुत सारे प्लांट दिखते हैं, इनमें मैक्सिमम C3 दिखते हैं आपको। आप घर पे सब्जियां उगा लो, टमाटर देख लो, आम का पेड़, बरगद का पेड़, ऐसे है ना, मिर्च का पौधा, गेंदे का फूल, सारे कैसे हैं? C3 हैं। वहीं देखो गन्ना C4, सोरगम, मेज, जौ, ज्वार, गन्ना क्या है? व्हीट, राइस। व्हीट और राइस मोनोकोट होते हैं लेकिन C3 है, तो C3 में लिखो, इनको लिखो, मेंशन करो। एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं ना मैं आपको। व्हीट और राइस, व्हीट और है क्या? मोनोकोट होते क्या है, इसलिए मोस्ट ऑफ दी बोली है मैंने आपको बात। सही है बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे आप, मुझे बताना। आपको तो यही याद करना है कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। रीजन बताता हूं, 2015 में क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड, और उन्होंने कहा कि C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3। 4 ऑप्शन थे, कितने? 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन था कि लेस अमाउंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C4। एनसीईआरटी के अंदर उस पेपर के अंदर क्वेश्चन का वो आंसर नहीं था, लेस अमाउंट नहीं, उन्होंने कहा कि होता ही नहीं है।
हालांकि ऑप्शन में लिखा हुआ क्या आया था कि लेस अमाउंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन C4, लेकिन उन्होंने उस स्टेटमेंट को ठीक नहीं माना, गलत माना। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि C4 में फोटो रेस्पिरेशन, वो तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि भाई आपको बच्चा डाउट आके लेके आता है ना कि सर नो क्यों नहीं लिखा, नेग्लिजिबल क्यों लिखा। तो आप बताइए कि इधर जो ऑक्सीजन बनती है वो डिफ्यूज तो हो ही सकती है ना। डिफ्यूजन कम होता है क्योंकि वॉल क्या है, समझे बात या नहीं। लेकिन अगर पेप्केज की एक्टिविटी कम हो जाए और डिफ्यूजन थोड़ा अच्छे से हो जाए, है ना, तो पॉसिबिलिटी तो है। इसलिए एनसीईआरटी ने पूरी तरह से एब्सेंट ना लिख के नेग्लिजिबल लिखा। और मैं कह रहा हूं ये जो बोर्ड पे मैंने बनाया है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कितनी बार आया, 2 बार स्टेटमेंट बेस्ड, 1 बार ऑप्शन बेस्ड। आप जब अपनी थर्ड एक्सरसाइज पैकेज से करेंगे ना PYQs, तो उसमें मिलेंगे आपको ये तीनों क्वेश्चंस बढ़िया से। तो कल आता हूं मैं, कैम शुरू करेंगे अपने, है ना, या कैम पढ़ा ही देता हूं मैं, 2 मिनट रुको आप लोग। हाँ हो ही जाएगा, अगर 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो दुखी मत होना भाई। कैम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो कैम प्लांट्स में कैम पाथवे होता है, कैम प्लांट्स में कैम पाथवे होता है भाई, पूरा करके जाएंगे फिर इसको, ठीक है। कैम बोलो, जीरोफाइट होते हैं, बोलो। जीरोफाइट का मतलब है एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में, एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन जहां पानी बहुत कम है, जैसे डिजर्ट। एग्जांपल याद कर लो, ओपेंशिया, कैक्टस। लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, बोलो। एंड स्टेम फंक्शन लाइक एज द लीफ। मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो फाइलोड और फाइलोक्लेड पढ़ोगे ना आप, वो इन्हीं के बारे में पढ़ते हो आप। जब स्टेम क्या करता है, लीफ का फंक्शन, और लीव्स स्पाइंस बन जाती हैं। और कैक्टस में देखो कितने कांटे कांटे होते हैं, वो लोग कांटे नहीं, लीफ होती है मॉडिफाई। और जो हरे रंग का यूं चौड़ा सा थप्पड़ दिखता है आपको, वो स्टेम होता है। समझ रहे हैं बात, यस और नो। बच्चा कहता है लीव्स स्पाइंस में मॉडिफाई क्यों हुई, बोलो ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए। क्योंकि ऐसा प्लांट है कि जिसके एनवायरनमेंट में पानी है नहीं, तो वो कहता है कि भाई मुझे वाटर लॉस नहीं करना, इसलिए वो लीव्स को क्या करता है, स्पाइंस में मॉडिफाई करता है। दूसरा, कैक्टस में बोलो म्यूकस ज्यादा होती है, म्यूकस, है ना, म्यूकस मोनोग्लिसराइड, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। इसलिए तो एलोवेरा के म्यूकस निकाल के लोग अपनी शक्ल पे लगाते हैं ताकि मॉइस्चर बना रहे। वो क्या होता है, उसमें म्यूकस ही तो होती है, वो म्यूकस कहाँ लगा लेते हो, चेहरे पे, और वो वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो ड्राइनेस नहीं आने देती। फिर आपकी स्किन की सेल्स में क्या चला जाता है, पानी, और सेल्स आ जाती हैं टर्जिड फेज में, और ऐसे अपनी रियल शेप आप गेन कर लेते हो। फिर कहते हो देखो कितना खिला खिला चेहरा है। हाँ हाँ सही बात है, जो कॉन्सेप्ट है वही तो बता रहा हूं मैं आपको, बेसिक साइंटिफिक रीजन। तो एलोवेरा में मतलब आप मॉइस्चर के लिए क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि उसमें म्यूकस है, और म्यूकस में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है। मैं इतने गीत इसलिए गा रहा हूं बच्चे आपके लिए कि कैक्टस, ओपेंशिया ड्राई एनवायरनमेंट के प्लांट हैं, प्लांट ड्राई नहीं है। हाँ एनवायरनमेंट ड्राई है उसका, इसका मतलब ये थोड़ी कि प्लांट का कि मैं भी सूख गया, फिर तो मर गया। तो उसने ऐसे अडेप्टेशंस पैदा किए कि जो वाटर लॉस क्या कर देते हैं, कम, और वाटर लॉस कम होगा तो उसमें वाटर का लेवल क्या रहेगा। तो इनका एक इसमें अडेप्टेशन है कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा, वो ओपन होते हैं ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट। ऐसे स्टोमेटा जो नाइट में ओपन हो उनको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है। स्कोटो एक्टिव, जनरली फोटो एक्टिव होते हैं, दिन में खुलते हैं रात में बंद होते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स के लीव्स स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं उनके स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होते हैं, रात में खुलते हैं दिन में बंद होते हैं। अच्छा बताओ फोटोसिंथेसिस कब चलता है, दिन में या रात में? डार्क रेशन कब चलती है? ग्लूकोज कब बनेगा? तो CO2 अंदर कब आनी चाहिए? तो हो गई ना प्रॉब्लम, CO2 तो अंदर दिन में आनी चाहिए थी, और दिन में इसके स्टोमेटा बंद होते हैं तो खोलता ही रात को है। तो बोलो फिर उन्होंने एक पाथवे चला रखा है स्पेशल टाइप का, जो रात को CO2 अंदर लेता है, स्टोर कर लेता है, और फिर दिन में CO2 को यूज करते हैं ये लोग। पूछो कैसे, वही बता रहा हूं। देखो ये इस प्लांट की एक सेल है, क्या है इस सेल में, बोलो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या है,
और क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम काम कर रहा है, रुबिस्को से चलेगा क्या, केल्विन साइकिल से बनेगा क्या? सही है। आप बताइए, नाइट का टाइम है, सही है, स्टोमेटा ओपन है, ओपन है तो एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर जा सकती है, जाएगी तो साइटोप्लाज्म में एक प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर प्रेजेंट है, PEP, फोस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो यहां बना देगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, 4 कार्बन का कंपाउंड। एंजाइम बताओ, शाबाश, याद है ना आपको? तो पेप्केज की प्रेजेंस में रात को यहां पर साइटोप्लाज्म में PEP से क्या बन जाएगा, और फिर उस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, कितने कार्बन का, और साइटोप्लाज्म में मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन यूज किए जाते हैं NADS2 से। कहां से? ये इक्वेशन भी आपने पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, यस और नो? सही है। अब बोलो, रात को मैलिक एसिड बन गया, लेकिन रात को लाइट तो है ही नहीं, ATP और NADPH तो है ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट का तो मैं काम ही नहीं करूंगा। अब मैलिक एसिड बन गया लेकिन काम का है नहीं, अब काम तो दिन में आएगा, अभी काम का, और साइटोप्लाज्म में रख नहीं सकते। पूछो क्यों? अरे एसिड है ना, पीएच बिगाड़ देगा, है ना? फिर इसको क्या करो, बोलो स्टोर कर लो। बोलो, मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल आर स्टोर इन। मैंने याद करो, मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ाते टाइम बताया था कि कुछ मटेरियल जो अभी काम नहीं आ रहे लेकिन फ्यूचर में काम आएंगे, उनको कहां रखा जाता है? NCERT पेज नंबर 134, वैक्यूल, इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। NCERT की लाइन, अदर मटेरियल्स। उसमें एग्जांपल दे सकते हो, एसिड का कैम प्लांट रात में बनाते हैं और स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि रात को किसी काम का नहीं है। बोलो, फुल नाइट यही काम चला, बोलो ऐसे, मतलब क्या बना? बोलो, एसिड एनाबोलिज्म। एसिड का बनना मतलब, तो बोलो रात को एसिड एनाबोलिज्म चलेगा। बोलो दिन हुआ, बोलो दिन हुआ, और जैसे दिन हुआ ना बेटा, दिन होते ही बोलो लाइट क्लोरोप्लास्ट पे गिरने लग गई, यहां बोलो ATP बना, बोलो NADPH2 बना, रुबिस्को कहता है लाओ भाई CO2 लाओ, ग्लूकोज बनाएंगे, देखो ATP और NADPH2 आ गया। लेकिन स्टोमेटा तो बंद है ना भाई दिन में, ये भी तो कंडीशन है कि स्टोमेटा क्या है, तो एटमॉस्फेयर तो CO2 आ नहीं सकती, नहीं आ सकती ना, तो लाओ फिर मैलिक एसिड को, भाई आजा, तेरा आ गया टाइम। इस मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दो पाइरुविक एसिड में, मैलिक एसिड में कार्बन, पाइरुविक एसिड में, और फिर ये पाइरुविक एसिड से PPDK से क्या बनेगा, पेप, कितने ATP खर्च करके, ये तो बोलो C4 साइकिल वाली ही बात है। बोलो हाँ, लेकिन चलता एक ही सेल में है, और उसका आधा प्रोसेस रात को और आधा सुबह दिन में, सही है। और जब 4 कार्बन का मैलिक एसिड 3 कार्बन के पाइरुविक एसिड में बदलेगा तो क्या निकलेगा, और ये CO2 कौन काम लेगा और क्या बनाएगा? तो बोलो दिन में एसिड को तोड़ लेते हैं जो हमने रात को बनाया था, है ना? तो बोलो एसिड कैटाबॉलिज्म, बोलो ऐसे। तो दिन में तो हुआ एसिड का कैटाबॉलिज्म, रात को हुआ एसिड का, बोलो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, है ना? बताइए, पूछे क्या कि जिन प्लांट्स की लीव्स स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, वो प्लांट्स क्रैसुलेसी फैमिली के होते हैं। कौन सी फैमिली के? बोलो C स्टैंड फॉर क्रैसुलेसी, A फॉर एसिड, M फॉर मेटाबॉलिज्म, तो नाम हो जाता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म।
क्लियर है? यहां तक प्रॉब्लम? इतना पढ़ के आइएगा आप, अपने कल बच्चे फैक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे टेबल सॉल्व करके, ठीक है?